हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट में जो S-400 है उसका रोल काफ़ी क्रूशल माना जाता है और इसकी वजह से पाकिस्तानी एयरफोर्स जो है ये इंडियन बॉर्डर के आसपास भी नहीं आ पा रही थी। तो ये शोकेस करता है कि ऐसी जो लॉन्ग रेंज की सरफेस टू एयर मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम है ये कितना ज़्यादा क्रूशल है। ओरिजिनली हमारी रिक्वायरमेंट करीबन 12 ऐसे सिस्टम्स की थी, लेकिन रशिया से हमने खाली 5 ऐसे सिस्टम्स प्रिक्योर किए हैं। यहाँ पर सिस्टम एक स्क्वाड्रन को डिनोट करता है। तो बाकी जो बची रिक्वायरमेंट है ये हम अपने इंडिजिनस एयर डिफेंस सिस्टम से पूरी करेंगे, जिसको प्रोजेक्ट कुशा के अंतर्गत बनाया जा रहा है। तो इसको लेकर कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स आए हुए हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो एनडीटीवी प्रॉफिट द्वारा ये रिपोर्ट किया गया है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड करीबन 40,000 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट को एक्सपेक्ट कर रहा है प्रोजेक्ट कुशा के अंतर्गत। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पर डीआरडीओ का डेवलपमेंट पार्टनर है और चांसेस हैं कि ये मेन इंटीग्रेटर भी हों, जिसकी वजह से करीबन 40,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट इन्हें मिल सकता है। तो अभी प्रोटोटाइप डेवलपमेंट जो है ये आने वाले 12 से 18 महीने की 12 से 18 मंथ्स में एक्सपेक्ट किया जा रहा है और उसके आगे जो यूजर ट्रायल्स हैं ये 12 से 36 मंथ्स एडिशनल ले सकते हैं। ये डेवलपमेंट पीरियड के बाद का समय है। तो टोटल इन प्लेटफॉर्म के सर्विस में इंडक्ट होने की जो टाइमलाइन है ये 2 साल से 4.5 साल तक हो सकती है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा ये सिस्टम 2028 तक इंडियन आर्म फोर्सेस की सर्विस में इंडक्ट हो जाएंगे। तो कुछ ही दिनों पहले हमने S-400 को और S-500 को डिटेल में समझाया था, जहां पर हमने बताया था कि कैसे यहां पर एक बैटरी में मल्टीपल लॉन्चर्स हैं, डिफरेंट टाइप्स की मिसाइल्स हैं जो कि 40 किलोमीटर तक की रेंज से 400 किलोमीटर तक की रेंज तक टारगेट को एंगेज करने में सक्षम है। साथ में हमने बताया था कि कैसे यहाँ पर डिफरेंट सर्वेलेंस रेडार हैं, फायर कंट्रोल रडार्स हैं। सेम चीज़ आपको प्रोजेक्ट कुशा के अंतर्गत भी दिखाई देगी। यहाँ पर भी 3 तरीके की मेन मिसाइल्स पर काम किया जा रहा है जिनको इंटरसेप्टर्स कहा जाता है, M1, M2 और M3। M1 इंटरसेप्टर्स जो हैं ये 150 किलोमीटर की रेंज में टारगेट को इंटरसेप्ट करने में सक्षम होंगे। तो मेन यहाँ पर जो किल व्हीकल है ये ऑलमोस्ट आकाश NG का आइडेंटिकल है, ड्यूल पल्स वाली मिसाइल है। इसका मतलब ये है कि ये अपनी एनर्जी को लंबे डिस्टेंस के लिए सस्टेन कर सकती है, जो कि रिक्वायरमेंट है यहाँ पर लॉन्ग रेंज इंटरसेप्शन के लिए। साथ में यहाँ पर एक बड़ा बूस्टर लगाया गया है जो कि मिसाइल को अगेन प्रोपेल करेगा लॉन्गर रेंज में। क्योंकि यहाँ पर आकाश NG से सिमिलैरिटी है तो डेवलपमेंट पीरियड जो है वो अपने आप ही कम हो जाता है, क्योंकि एक तरीके से आकाश NG प्रोग्राम का एक्सटेंशन हो जाता है जिसकी टेस्टिंग पहले से ही चल रही है और आकाश NG भी सर्विस में इंडक्ट होने के काफ़ी करीब है। तो जो टेक्नोलॉजी यहाँ पर इस्तेमाल करी जा रही है ये काफ़ी हद तक हमें मिली है बराक 8 या फिर MRSAM के प्रोजेक्ट से, जो कि हमने इजराइल के साथ एग्जीक्यूट किया है। MRSAM की परफॉर्मेंस इस बार ही प्रूव हो गई थी, काफ़ी कैपेबल मिसाइल्स हैं, ज़रूरी इंटरसेप्शन सक्सेसफुली उस मिसाइल ने कंडक्ट किए थे। फिर उसी टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए हमारे द्वारा आकाश NG का डेवलपमेंट किया गया, अस्त्र मार्क 2 का डेवलपमेंट किया गया और अब यहाँ पर प्रोजेक्ट कुशा के अंतर्गत जो किल व्हीकल है सेम टेक्नोलॉजी पर ही हम बना रहे हैं। तो ये जो किल व्हीकल होने वाला है इसमें एक एक्टिव रडार सीकर होगा जो कि मार्क 7 की स्पीड में आने वाले टारगेट्स को भी ट्रैक करने में सक्षम होगा, जिनका रडार क्रॉस सेक्शन मात्र 2 मीटर स्क्वायर हो। साथ में ये 20 किलोमीटर के डिस्टेंस तक इन पर ट्रैक बनाने में सक्षम होगा, जिसकी वजह से किल प्रोबेबिलिटी यहाँ पर बढ़ी जाती है। जो मिड कोर्स गाइडेंस है ये तो जो सरफेस फायर कंट्रोल रडार है वही प्रोवाइड कराएगा। बाकी जो वॉरहेड यहाँ पर है ये फ्रेगमेंटेशन वॉरहेड है, जहाँ पर 2500 फ्रेगमेंट्स के अराउंड इस्तेमाल किए जाएंगे। तो हार्ड किल प्रोबेबिलिटी काफ़ी डिसेंट यहाँ पर हो जाती है और मिसाइल में थ्रस्ट वेक्टरिंग कंट्रोल्स को दिया ही गया है, जिसकी वजह से ये हाई G टर्न्स करने में सक्षम होगी। तो ये काफ़ी एजाइल मिसाइल होने वाली है और जो टारगेट्स कॉम्प्लेक्स मनूवर्स भी परफॉर्म कर रहे हैं ये उन्हें भी शूट करने में सक्षम होगी। तो रेंज एक्सटेंशन के लिए यहाँ पर अलग से बूस्टर फेस को लगाया जाएगा, जहाँ पर जो प्रोपेलेंट का ग्रेन मास है वो पूरी मिसाइल के ग्रेन मास से थोड़ा ही कम होगा। तो मिसाइल में जो ग्रेन मास है ये 150 किलोग्राम का है, वहीं पर बूस्टर में अराउंड 135 किलोग्राम का मिलेगा, पर वो ज़्यादा डेंस होगा क्योंकि एक छोटे एरिया में ही उसको रखा जा रहा है। हाँ, थिकनेस यहाँ पर ज़्यादा होगी। बाकी ये कहा जाता है कि जो M1 मिसाइल होगी उसकी ही बूस्टर कॉन्फ़िगरेशन को फ्रीज किया गया है। अभी M2 और M3 की बूस्टर पर जो पैरामीटर्स हैं उनको फिक्स नहीं किया गया है। तो बूस्टर में भी आपको थ्रस्ट वेक्टरिंग कंट्रोल मिल जाएंगे, जिसकी वजह से बूस्टर के साथ भी ये मिसाइल मनोवर्स परफॉर्म करने में सक्षम होगी, जो कि रिक्वायरमेंट रहती है एक एयर इंटरसेप्टर से। तो M1 और M2 इंटरसेप्टर में जो मेन डिफरेंस है ये खाली बूस्टर का ही होने वाला है। जो किल व्हीकल है वो कॉमन रहेगा। तो M1 में जैसा कि हमने बताया आपको मैक्सिमम इंटरसेप्शन रेंज जो मिलेगी ये 150 किलोमीटर की मिलेगी।
M2 के केस में ये 250 किलोमीटर हो जाएगी और ये इंडियन नेवी द्वारा भी इस्तेमाल किए जाएंगे। तो ये इंटरसेप्टर्स बैलिस्टिक मिसाइल्स को भी इंटरसेप्ट करने में सक्षम होंगे और इसलिए यहाँ पर सीकर की जो कैपेबिलिटी है ये हाइपरसोनिक टारगेट्स को ट्रैक करने की है और इसलिए इंडियन नेवी द्वारा भी इनका इस्तेमाल किया जाएगा। बाकी बात करें M3 इंटरसेप्टर की, तो इस पर किसी भी तरीके के कॉन्फ़िगरेशन का कंफर्मेशन नहीं है। ये पता है कि ये 350 किलोमीटर तक की रेंज में टारगेट को इंटरसेप्ट करने में सक्षम होंगे, पर M1 और M2 की तरह किल व्हीकल सेम होगा या नहीं होगा इस पर कोई कंफर्मेशन नहीं है और ना ही कंफर्मेशन है बूस्टर की कॉन्फ़िगरेशन पर। बाकी BDL द्वारा जो एरो इंडिया में शोकेस किया गया था उसमें भी क्लियरली चीज़ों को नहीं बताया गया है। हाँ, ये बताया गया है कि ये मिसाइल मैक्सिमम मैक 5.5 की स्पीड को अचीव करने में सक्षम होगी, 30 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पर टारगेट्स को इंटरसेप्ट कर पाएगी और रेंज 120 से 350 किलोमीटर तक वेरी करेगी, जैसा कि हमने बताया है। बाकी बात करें ट्रैकिंग रडार और फायर कंट्रोल रडार की, तो उस पर भी फिलहाल कोई कंफर्मेशन नहीं है, पर ये एक प्लग एंड प्ले सिस्टम होने वाला है, जिसका मतलब यहाँ पर यह है कि जो एग्जिस्टिंग सर्वेलेंस रडार और फायर कंट्रोल रडार इस्तेमाल किए जा रहे हैं ये उनके साथ फंक्शन करने में सक्षम होगा। तो जो MR-SAM के लिए हम रडार को यूज़ कर रहे हैं वो सेम रडार यहाँ पर इस्तेमाल होने में सक्षम होगा, जो कि एक AES से रडार है और आपको 500 किलोमीटर की मैक्सिमम रेंज देता है। बाकी हमारे पास दूसरे बड़े रडार्स भी हैं जो कि 1000 किलोमीटर के ऊपर तक टारगेट को ट्रैक करने में सक्षम है। तो ये हमारे लिए कोई इशू नहीं है। किल व्हीकल जो है हमारा, इसका डेवलपमेंट मेन है। अगेन जैसा कि हमने बताया, ये आकाश NG के प्रोग्राम का ही एक एक्सटेंशन आप कह सकते हैं, तो यहाँ पर भी ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए और इसलिए यहाँ पर जो टाइमलाइन दी जा रही है ये डेवलपमेंट के लिए 12 से 18 महीने की, यानी कि 1 से 1.5 साल की है और टेस्टिंग के लिए उसके बाद 1 से 3 साल की है, यानी कि 12 से 36 महीने तक की। तो जल्द से जल्द 2028 तक ये सर्विस में इंडक्ट हो सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 2028 तक। बाकी एक और इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर रिपोर्ट करी जा रही है, तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा फर्दर 30,000 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट को एक्सपेक्ट किया जा रहा है, वो भी QR-SAM को लेकर। तो ये एक कंबाइंड ऑर्डर होगा आर्मी और एयरफोर्स का। तो QR-SAM का भी जो सर्विस इंडक्शन है ये काफ़ी समय से पेंडिंग है, क्योंकि यहाँ पर कुछ चेंजेस डिमांड किए गए थे, स्पेशली जो अनमैन्ड सिस्टम्स हैं उनके एंगेजमेंट को लेकर, और अब ऐसा लग रहा है कि ये सर्विस में इंडक्ट होने के लिए तैयार है। तो QR-SAM बेसिकली आपकी लाइट और काफ़ी मोबाइल सरफेस टू एयर मिसाइल है, जो कि 3 किलोमीटर से लेकर 30 किलोमीटर यानी कि 3 से 30 किलोमीटर तक टारगेट को इंगेज करने में सक्षम है। लेकिन यहाँ पर जो फ्लाइट एल्टीट्यूड है ये मैक्सिमम 6 किलोमीटर तक का ही है, जो कि सफिशिएंट है मैक्सिमम एरियल टारगेट्स को एंगेज करने के लिए। अगर आप ये दिमाग में रखें कि इनको पुराने हाई मोबिलिटी लो एल्टीट्यूड शॉर्ट रेंज टैक्टिकल सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स को रिप्लेस करने के लिए बनाया गया है, जो कि रशियन ओरिजिन के हैं, जिन्होंने एक्चुअली काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था इस कॉन्फ्लिक्ट में। तो उन पुराने सिस्टम में जो मैक्सिमम एंगेजमेंट रेंज है ये 15 किलोमीटर के अप्रॉक्स की मिलती थी, यहाँ पर आपको 30 मिल जाती है। तो बेसिकली ये एक अपग्रेड है। बाकी जो फायर कंट्रोल सॉल्यूशन है ये भी AES से बेस्ड है, तो ज़्यादा प्रिसाइज टारगेटिंग आपको यहाँ पर मिलती है। तो इनका इंडक्शन काफ़ी समय से पेंडिंग था, हमें पुराने रशियन एयर डिफेंस सिस्टम्स को यूज़ करना पड़ रहा है, जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, पर उनको रिप्लेस करने का समय आ गया है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।